वैसे तो विंध्य की राजनीति में हर एक व्यक्ति की अपनी सहभागिता और विचारधारा होती है, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बातों को लेकर आपके बीच हैं जिन्होंने अपना जीवन पूर्णतः निम्न वर्ग के रूप में निजी विद्यालयों में अध्यापन कार्य करके और इसके बाद एक दुर्घटना जिससे पैर की अति क्षति हुई, उसके बावजूद भी हिम्मत न हारते हुए परिवार के साथ भाइयों के साथ मिलकर खुद के निजी विद्यालय का संचालन कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद ये सफर चलता रहा और विश्वविद्यालय के संचालन के रूप में तब्दील हुआ। धीरे धीरे करके ग्रामीण और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रियता और फिर कांग्रेस पार्टी में पद मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री का पद मिलते ही सक्रियता और बढ़ी और विधानसभा अंतर्गत सभी गांव जाकर कांग्रेस के पक्ष में कैंपेन प्रारंभ कर दिया। लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना एक दिनचर्या बन गया, जिससे हजारों लोगों के हुजूम इनके साथ चल पड़ा और सीधी की राजनीति में एक और सक्रिय नेतृत्व, एक चेहरा, एक उम्मीद दिखी देवेंद्र मिश्रा गुड्डू के रूप में। विधानसभा का सत्र ये पूरा दौर चल रहा है और वहीं अपना विंध्य की टीम चर्चित की चर्चा में लगातार चल रही है। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा आज हम करेंगे जहां शुरुआत एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय स्तर से जहां शुरुआत होती है, एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का कार्यकाल प्रारंभ करके आज वो मुकाम है जहां एक बड़ी संस्थान के मालिक के साथ साथ कई लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, राजनीति के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके हैं, जिनसे हम आज मुखातिब होने वाले हैं। हम सभी उन्हें देवेंद्र मिश्रा के नाम से जानते हैं और समाज उन्हें गुड्डू भैया कहता है। तो अभिनंदन करते हैं आपका इस अपना विंध्य के आज इस सफ़र पर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और शुरुआत करते हैं इस बात से कि आप एक विद्यालय से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, आज विश्वविद्यालय के आप ऑनर हैं, उसके बाद अब राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं। तो वो सफ़र कैसा था जो विद्यालय से स्कूल, एक शिक्षक से लेकर राजनीति तक का? अंचित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अपना विंध्य चैनल के लिए आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, खुशी की बात ये है कि आप हमारे छात्र भी रहे हैं और आज इस मुकाम पे आपका चैनल जिले स्तर में कवरेज दे रहा है, तो उसके लिए मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक करियर का तो अभी हमारा शुभारंभ हुआ है। रही बात शैक्षणिक सत्र की, शैक्षणिक करियर की, तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि हम पहले शैक्षणिक संस्थान में, विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करते थे। फिर इसके बाद हमने विद्यालय का संचालन किया और हमारी ये शुरू से इच्छा रही है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे जिला स्तर में या कि बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक उसी जिला स्तर की व्यवस्था हम अपने गाँव में और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए मुहैया कराएं। तो वही सतत प्रयास रहा, जिसकी वजह से हमने महाविद्यालय भी स्थापित किया और अभी चल ही रहा है। तो फिर विद्यालय से राजनीति की ओर रुख कैसे? राजनीति से तो देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अछूता है, और ठीक है किसी की भागीदारी रहती है, किसी की नहीं रहती है, लेकिन इंटरेस्ट सभी का रहता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम भी प्रभावित हुए और मुझे ऐसा लगा कि अब ऐसा मुकाम आ रहा है कि आदमी थोड़ा घर परिवार से बाहर निकल करके और समाज के लिए कुछ काम किया जाए। तो उस हिसाब से हमको ऐसा लगा कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। तो राजनीति के क्षेत्र में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत तो निश्चित है कि सीधी अपने राष्ट्र के भौगोलिक उसमें देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा और ट्राइबल एरिया रहा है, और इस क्षेत्र से यदि केंद्र स्तर तक कोई नेता अपनी पहचान बनाता है तो वो बहुत बड़ी बात है, और शायद उसका नाम लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल, वो है कुंवर दाऊ साहब। और हालांकि दाऊ साहब जब केंद्रीय नेतृत्व में थे तो हम लोग तो खैर उनके उससे नहीं, लेकिन मीडिया और समाचार के माध्यम से आदमी देखता था, और बहुत ही कुशल और मतलब अपने यहाँ के लिए तो ये कहा जाए कि एक आदर्श राजनीति के पर्याय माने जाते हैं। बिल्कुल।
तो उनसे वो तो एक आदर्श ही है हमारे लिए। जी जी। रही बात प्रभावित होने की, तो मैं लगभग इंद्रजीत कुमार जी के सानिध्य में हम लोग थोड़ा बहुत तो उनके उसमें रहे हैं, शिक्षा मंत्री जब वो थे, तो उनकी कार्यशैली से हम काफ़ी प्रभावित हुए। तो एक दो बार उनके उसमें, जैसे सीधी में वो जहाँ उनका आवास है तो वहीं हम भी रहते थे जब हम विद्यालय का संचालन करते थे। एक बार की घटना है कि एक अपने यहाँ क्षेत्रीय चुनाव हुआ था जल संसाधन का, अब तो ये महान परियोजना में आ गया है। बिल्कुल। तो हमारे बीच के मित्रों ने ऐसा कहा कि चुनाव लड़ा जाए, तो हमने कभी चुनाव लड़ने की ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। फिर सभी के दबाव की वजह से अब हम ये स्थिति में आ गए कि चुनाव लड़े कि ना लड़े, चुनाव लड़े कि ना लड़े। निश्चित ही वो क्षेत्र भी बड़ा था जी, क्योंकि पंचायत का हमने चुनाव नहीं लड़ा था, वार्ड का नहीं लड़ा था, तो वो एक लगभग 10 गांव का चुनाव था। जी जी। और आपके सिमरिया से लेकर के और कोल्हूडी मड़िला तक उसका क्षेत्र था, एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र। हाँ, तो इतना बड़ा कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अचानक हम मंत्री जी आए हुए थे उस टाइम पे, तो 2011 की शायद बात है। तो हम उनके पास गए और हमने व्यक्त किया कि ऐसी ऐसी दुविधा है हमारे मन में, जी जी। तो क्या किया जाए। तो उन्होंने हमारा सब कुछ पूछा और फिर क्षेत्र भी उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ क्या क्या कैसा वोट बैंक है, तो हमने उनको सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि गुड्डू ऐसा है कि राजनीति एक सर्प है और सर्प को छेड़ो ना, छेड़ो तो छोड़ो ना। बीच में आपको यदि कहीं उलझने समझ में आ रही हैं और आप इधर उधर सोचेंगे तो फिर नहीं सफल होंगे। आपको यदि लड़ना है तो लड़िए, और लड़िए तो फिर ये मान के चलिए कि हमको जीतना है। तो हमने पर्चा, उस समय जो पट्टेदार होता था वही नामांकन कर सकता था, तो पिताजी का हमने नामांकन करा दिया। और लगभग कोई अपने पास ऐसा अनुभव नहीं था, ना अपने पास कोई बैकअप। लड़कों की टीम थी और युवा लड़कों को साथ में ले करके, और यहाँ से कोल्हूडी मड़िला तक का पूरा हमने सभी पोलिंग बूथ का सभी गांव में भ्रमण किया, प्रचार किया और चुनाव जीत गए। तो वहाँ से हम उनसे प्रभावित हुए और राजनीतिक सफर की यहाँ से शुरुआत भी हो गया। वो एक छोटा चुनाव था, बिल्कुल, इसलिए हम उनसे प्रभावित हुए। आपकी जो सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सहभागिता रही है, लेकिन उसके बाद चूँकि लगातार कई सालों से केंद्र में भी, राज्य में भी और अपने आपके विधानसभा में भी बीजेपी की सत्ता रही है, उसके बावजूद भी अभी हालांकि सामाजिक कार्यशैली में हमेशा आप अग्रसर रहे हैं, अनेक कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रही है, लेकिन जब आपने एक पार्टी का झंडा लेने का निर्णय लिया तब आपने कांग्रेस ही क्यों चुना, जबकि आपके विधानसभा, आपके राज्य में भी और केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी इस समय सत्ताधीन है, उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस चुना, ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि नदी की धारा की दिशा में तो मुर्दे भी बहते हैं, उसके विपरीत तैरना ही एक कुशल तैराक। हाँ बिल्कुल। तो छोटे चुनाव हमारे इधर जैसे पंचायत का है, जनपद का है, जिला पंचायत का है, ये जो क्षेत्रीय निकाय के चुनाव होते थे उनमें बराबर अपनी सहभागिता और रुचि रहती है। जी जी। लगभग पिछले 2-3 पंचवर्षीय से इन चुनाव में अच्छा हस्तक्षेप रहा है और हमारे लगभग सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। बिल्कुल। वहाँ से ऐसा इन बातों से हमको रिजल्ट से ऐसा अपने अंदर ये अनुभव हुआ कि कहीं जनता अपने को लाइक करती है या तो फिर अपन काम सही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना अपन यहाँ से निकल करके और जिले और अपने विधानसभा के लिए बेहतर सोचा जाए या उसके लिए कोई विकल्प ढूंढा जाए। बिल्कुल। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए भाजपा लगभग हम 2-3 पंचवर्षीय से ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से काम इनका होना चाहिए, 10 पैसे का काम करना और 50 पैसे का एडवर्टाइज करना, बिल्कुल, तो धरातल पे इनका काम यथार्थ में नहीं है, कागजों में काम रहता है और उससे ज़्यादा इनका मीडिया और दिखावे में रहता है। बिल्कुल। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि जनता, युवा ये सब छले जा रहे हैं। सीधी में हम देख रहे हैं कि आज पिछले 3 पंचवर्षीय से बेरोजगारी का जो प्रतिशत बढ़ा है, महंगाई का जो प्रतिशत बढ़ा है, स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, और किसी भी समाज को यदि आपको सुदृढ़ करना है, समृद्ध करना है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। शिक्षा की स्थिति जैसे पहले थी, जिस स्थिति में सीधी मतलब था, आज भी उसी स्थिति में है। महाविद्यालय में आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए तो वहाँ
छात्रों की संख्या एक कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ हजारों से ऊपर जा रही है और वहाँ प्रोफेसर्स गिनती के हैं। सिर्फ एडमिशन के नाम के लिए स्टूडेंट्स जाके एडमिशन ले लेते हैं, बाकी क्लास उनकी लगती है कि नहीं लगती है। जब प्राध्यापक ही नहीं है तो स्वाभाविक है क्लास नहीं लगेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में सीधी में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, अभी तो महाविद्यालय ही नहीं पूर्ण। तकनीकी शिक्षा में आज रोजगार के अवसर हैं, ठीक है। ये आप लोग भी पढ़े हैं कि बीए बीएससी के बाद से अभी आपको ग्रेजुएशन करने के बाद से कोई रोजगार का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। निश्चित है कि आपको व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में लड़के बी करने बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाएंगे, मेडिकल के लिए बाहर जाते हैं, तो वो कोई भी चीज़ अपने यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेरोजगारी का जो प्रतिशत बढ़ रहा है वो शिक्षा का अभाव और दूसरा संसाधन की कमी। तो संसाधन तो स्वाभाविक है कि इन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि सीधी के लिए कोई ऐसा, जैसे कि अभी आपका सीधी में ही कई पर्यटक स्थल हैं, यदि आप उसको ही बढ़ावा दें, पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़े तो निश्चित है कि कुछ न कुछ रोजगार बढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना। तो भाजपा का रवैया हमको किसी भी तरह से एक शैक्षणिक उसमें या धरातल पे देखें तो किसी भी तरह से हमको यथार्थ नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि, और कांग्रेस का भी हमने अध्ययन किया, कांग्रेस में इतना है कि ठीक है, काम उन्होंने 10 पैसे का किया है तो जनता के सामने उन्होंने 10 पैसे ही दिखाया है। उनके पास दिखावा और ये आज जो हैकिंग की पॉलिटिक्स हो गई है, बिल्कुल ये नहीं है। खासकर जिन नेताओं के संपर्क में हम लोग रहे, देख भी रहे हैं, उन लोगों के पास ऐसा, अपने राहुल भैया को ही ले लिया जाए, कभी भी उन्होंने, यदि आप पार्टी के हैं तब भी, नहीं है तब भी, कोई भी व्यक्ति काम लेके गया है तो चाहे जिसको फोन करना पड़े वो आपके लिए फोन करेंगे, काम होगा। कभी भी आपको ये नहीं कि नहीं ठीक है, हमको सेक्रेटरी हमारा रखा हुआ है, पटवारी हमारा रखा हुआ है, तहसीलदार हमारा रखा हुआ है तो हम उसको दबाव नहीं देंगे, जनता के लिए हम उसको बोलेंगे नहीं, ऐसी उनकी छवि नहीं रही है। बिल्कुल। तो आज के बीजेपी के नेताओं में हमने ये सब देखा कि किसी भी प्रकार का जनता के लिए सामने कुछ और बोलते हैं, बाद में उसी अधिकारी को फ़ोन लगा के बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज निश्चित है कि सीधी में एक स्वच्छ और नए आयाम, नए रणनीति, नई दिशा की आवश्यकता है। तो अभी इन्हीं बातों से एक सवाल जहन में आ रहा है। अभी हमारी टीम जो अपना बिंदु चैनल है उसकी टीम द्वारा एक पोल किया गया था, ऑनलाइन पोलिंग किया गया था, जिसमें ये कुछ नाम सजेस्ट किए गए थे कि अगर 2023 विधानसभा चुनाव में अगर नए चेहरे के रूप में जनता देखना चाहेगी तो किस चेहरे को देखना चाहेगी। उसमें जो आपका प्रतिशतता था वो काफ़ी आगे था अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा, जो नाम उसमें अंकित किए गए थे। तो अगर मैं इस बात का जिक्र करूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व आपको ऐसा अवसर देती है तो सीधी विधानसभा किन नए मुद्दों के साथ आप सीधी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि किन विशेष मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जा सकता है या उसका नेतृत्व किया जा सकता है? आपका सर्वे हमने देखा था और हमारे में शायद टैग भी हुआ था। तो अब इसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें हम आगे क्यों थे, कौन पीछे था, और इतना ज़रूर कहेंगे कि सीधी की राजनीति में खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पार्टी में कुछ नया करने की आवश्यकता है और खासकर युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पार्टी यदि शीर्ष नेतृत्व, तो जहाँ रही बात हमको मौका देने की, तो यदि ऐसा पार्टी सोचती है तो ये मैं 101% पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये मतलब ये नहीं है कि किसी अतिशोक्ति की उसमें, एक अपने अंदर की एनर्जी ऐसी है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस तरह से अपने नई टीम के साथ काम करेंगे और निश्चित है पार्टी को सफलता दिलाएंगे और एक नई उम्मीद, नई दिशा, नया काम, नई योजना, सब कुछ नए तरीके से। वही पुराना सब कुछ घिसा पिटा, अभी चुनाव आएगा तो देखिएगा यहीं कहीं चौहान ब्राह्मण, ठाकुर ब्राह्मण, कहीं ओबीसी, कहीं एसटी एससी, ये सब बात चालू हो जाएंगे। इसी में लोग वोट कलेक्ट करते हैं, कहीं डीएमटी बात करेंगे तो कहीं तिवारी पढ़ रहा करेंगे तो कहीं तेरा करेंगे, ये सब चालू होंगे नौटंकी। तो इस तरह के चीज़ों में लोगों को, जनता को बरगला करके, उनको उलझा करके और वोट कलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद 5 साल मतलब अपना खुद का विकास करना,
सीधी जिले को देखिए, ज्यों का त्यों उसी स्थिति में। सीधी में विकास यदि कोई पूछे तो क्या है, आज वही स्थिति बनी हुई है। मार्केट में आपको जाम हो, हम कहते हैं मार्केट अपना बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना है फिर भी छोटे छोटे फ्लाईओवर की आवश्यकता है। हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, आज भी यहाँ से सीरियस पेशेंट जाते हैं, डेली रेफर होते हैं रीवा के लिए। मोहनिया पहुँचते पहुँचते आज भी दम तोड़ रहे हैं। यही सिमरिया को उदाहरण दे, सबसे बड़ा CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ ना तो एक डॉक्टर है, नाम मात्र के एक आध हैं, जबकि यहाँ आप जाएंगे, आपने कवरेज भी किया था, हमने देखा था कि डेली 200 से 400 मरीज वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। और मजबूर हैं बेचारे, फिर सीधी जाएंगे, सीधी से रीवा रेफर होंगे। 100 वाहन तक नहीं है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको व्यवस्थित उसको घर तक पहुंचाया जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा की हमने बता ही दिया आपको। बाकी इनका रोजगार का कहें तो युवाओं के लिए क्या है, आपके लिए युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप प्रलोभन में और बस वही लॉलीपॉप दिखा करके लालच में आप वोटिंग कराइए और फिर उसके बाद 5 साल। तो आप अगर ऐसा अवसर आता है तो आपके अपने जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो किन विशेष मुद्दों पर आप काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारा शिक्षा पर विशेष रूप से, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। यदि कभी हमको ऐसा मिला तो सबसे पहले सीधी जिले के लिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करेंगे। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ न कुछ नई योजनाएं तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे सीधी जिले के युवाओं को सीधी जिले में ही रोजगार मुहैया हो। बाकी आप विकास की जहां स्थिति होती है तो फिर शासन का जैसा जो योजनाएं होंगी उनको धरातल पे हम उसको क्रियान्वयन करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। इस बार जो नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जैसे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि एज फैक्टर की वजह से उनको टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलता तो क्या ऐसे भी है, चूंकि आप महामंत्री हैं अपने यहाँ से, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं? उनकी जो संबंध है वो राहुल भैया से नजदीक हैं, ऐसे जो लोगों के कहने हैं, लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसी क्या संभावनाएं? नहीं है, वैसा नहीं है। यदि एज फैक्टर जहां है तो एज फैक्टर कोई ये नहीं है। एज फैक्टर का तो जहां तक हम मतलब यही समझते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाता है, और शारीरिक रूप से जब अक्षम होता है तो निश्चित है कि वो दौड़ से बाहर होंगे। अब ये मैं नहीं कह सकता कि जब वो अपनी पार्टी के लिए अक्षम है तो दूसरी पार्टी के लिए सक्षम कैसे हो जाएंगे। बाकी स्वागत सबका है, अपनी पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं है, स्वागत सबका है। फिर ये हमारा निर्णय है, हम तो यानी शीर्ष नेतृत्व का है कौन किसको क्या करते हैं। हमारे तमाम दर्शकों के लिए, चूंकि आप पहली बार हमारे दर्शकों से मुखातिब होंगे, तो एक शुभकामना संदेश के रूप में हमारे तमाम दर्शकों के लिए आपके शुभकामनाएं हो जाएं। सबसे पहले तो मैं आपके इस अपना बिंद चैनल के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप दिनों दिन और जनता की आवाज़ को कवरेज दें और लोगों के सामने रखें। साथ ही एक स्वच्छ और आपका निष्पक्ष रूप से आपका कवरेज चलता रहे, और यही हमारी शुभकामना है। आप दिनों दिन निरंतर बढ़ते रहें। एक सबसे बड़ी बात आज के परिवेश में, चूंकि राजनीति बिल्कुल हर घर तक पहुंच चुकी है, जैसा आपने कहा कि राजनीति पे नजर सबकी रहती है, करना न करना उन पर निर्भर होता है। तो राजनीति आज के परिवेश में कितना सरल, अगर कोई युवा राजनीति की ओर रुख करना चाहता है, क्योंकि आप एक युवा सोच के साथ आते हैं, सामने आते हैं, तो अगर कोई युवा राजनीति करना चाहता है तो उसमें कितनी सरलता है या कितनी कठिनाई है, और आज के परिवेश में राजनीति करना और उसको कैरियर के रूप में देखना, वो किस प्रकार से उसका दृष्टिकोण क्या है आपकी नजर में? देखिए, राजनीति करना और उसमें आगे चलना कोई बहुत कठिन तो है नहीं, क्योंकि यदि आप को पार्टी कोई भी काम देती है तो आप उसको अपने दायित्व के साथ काम करते हैं तो निश्चित है आपको आगे मौका मिलेगा। अब रही बात ये कि जैसे आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ युवाओं के लिए, क्योंकि युवा की स्पीड वैसे भी तेज होती है, तो अपने ही बीच में फिर लोग प्रयास करते हैं कि इसको उलझाएं और उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, तो यही थोड़ी भी वहाँ उलझने पैदा होती हैं। और इसको हम ये नहीं मानते हैं, ये हर पार्टी में हर परिवार में ऐसी चीजें हैं, तो यही चीजें हैं कि इनको इग्नोर करके और जो आगे बढ़ जाता है, एक छोटा सा मतलब अपने शैक्षणिक उसके अनुभव के आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि सफलता, किसी भी चीज की सफलता किसी बड़ा चेहरा
या किसी बड़े काम की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। सफलता के लिए आपके हाथ में जो काम है उसी काम को आप गरिमा में पूर्ण से उसको आप पूर्ण करिए, वही सफलता का आपका श्रेय होगा। बिल्कुल। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है अपना विंध्य, एक मुहिम चल रही है इस समय पूरे हमारे विंध्य क्षेत्र में। अपना विंध्य नाम की वजह से मैं ये सवाल लगभग जिनसे भी साक्षात्कार करता हूँ, एक विचार जानने का प्रयास करता हूँ। विंध्य पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर कई बार टिप्पणियां होती आई हैं, लगभग 2 साल से 3 साल से इन मामलों में मामला गरमाया भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मैहर से, उन्होंने कई बार इस पर विवादित बयान भी दिया, कई उलझने पैदा की, कभी खुद को पार्टी से अलग करने की बात करते हैं। तो वो सारी चीजों को ठीक है, लेकिन पृथक विंध्य प्रदेश के कितने पक्ष में है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, पृथक विंध्य प्रदेश पर आपका दृष्टिकोण क्या? देखिए, जैसे अभी रीवा में अपने मऊगंज जिले की घोषणा हुई है और उसके पहले भी अपना सिंगरौली डिवाइड हुआ, उमरिया हुआ, तो जिले बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित है उसका दृष्टिकोण ये है कि वो एरिया जिले के हिसाब से डेवलप होगा। बिल्कुल। तो ऐसा मेरा तो मानना है कि यदि विंध्य प्रदेश बनता है तो अपने इस क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हो सकता है कि अभी जल्दबाजी हो, क्योंकि सीधी को ही लीजिए, सीधी में यदि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, लॉ कॉलेज होना चाहिए और रोजगार के लिए फैक्ट्रियां होनी चाहिए, बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता है। तो अभी सीधी उस हिसाब से डेवलप नहीं है। और भी अपने जितने जिले हैं विंध्य में, उमरिया अनूपपुर तरफ आप देख लीजिए, तो थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिलों का विकसित होना और फिर उसके बाद अपने को प्रदेश की कल्पना करना वो उचित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वच्छ छवि के साथ राजनीति की ओर अग्रसर हो चुके हैं देवेंद्र मिश्रा गुड्डू भैया, जो अब शैक्षणिक गतिविधि से आगे बढ़कर राजनीति की ओर रुख किए हैं और कुंवर दाऊद साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनसे सीखते हैं। इंद्रित पटेल जी को देखकर जिन्होंने राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाया है, आज वो मुकाम है कि कई हजारों लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, सामाजिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहे हैं देवेंद्र मिश्रा गुड्डू भैया, जिनसे आज हम तमाम लोग मुखातिब हो रहे हैं। फिर किसी नए चेहरे के साथ, फिर किसी नई बातों के साथ एक बार फिर से मुखातिब होंगे आप सभी से, एक नए चर्चित व्यक्ति की चर्चा के साथ। तो तब तक लिए आप सभी से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।